नमस्कार। युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। अगर हम बात करते हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की, तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मुख्य विषय भी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। विशेषज्ञ के रूप में राजकीय लोहिया महाविद्यालय से राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रूपा शेखावत जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैडम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। मैं भी आप सभी का, जो भी दर्शक हैं उनका और आपका अभिवादन और स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं बधाई देना चाहती हूँ युक्ति संस्थान को कि ये एक श्रृंखला जो शुरू की है आपने गुफ्तगू के नाम से, वो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो इतनी गहराइयां लिए हुए, इसमें इतने अर्थ शामिल है कि हम उसका विस्तार पूर्वक अगर मैं उसके बारे में बताना शुरू करूं तो शायद पूरा दिन लग जाए। लेकिन शासन के स्वरूप के बारे में जब बात आती है तो उसमें जैसे कुलीन तंत्र हमने सुना है, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो इन तीनों में यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था मानी गई है। और आज के समय में वैसे भी विश्व में लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है। हालांकि जैसे अलेक्जेंडर पोप हैं, उन्होंने तो ये कहा था कि जो अच्छी तरह से, ठीक तरह से शासन चले वही सबसे अच्छा शासन होता है, सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। लेकिन फिर भी व्यावहारिक रूप से देखा जाए, जहां जनतंत्र यानी लोकतंत्र, इसका हम देखें उत्पत्ति की दृष्टि से तो डेमोस और क्रेटिया, ये ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो जहां जनता की बात आती है, जनता के हितों की बात आती है, तो स्वतः ही हमारे सामने लोकतंत्र की छवि उभर कर आती है। और लोकतंत्र एक ऐसा शासन है, जैसे मैं राजनीतिक दृष्टि से कहूं तो इसमें अब तक लोकतंत्र शब्द को हम राजनीतिक दृष्टि से ही देखते थे, राजनीतिक दृष्टि से। और उसमें ये माना जाता था कि जनता ज्यादा से ज्यादा शासन कार्यों में भाग ले। अब्राहम लिंकन हुए हैं, उन्होंने भी इनकी राजनीतिक परिभाषा देते हुए कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लोकतंत्र बहुत विस्तार पा चुका है। उसमें हम इसको राजनीतिक दृष्टि के अलावा हम ये देखेंगे कि आर्थिक रूप में भी लोकतंत्र स्थापित हो। आर्थिक लोकतंत्र से मेरा तात्पर्य ये है कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। और वो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होगी तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। और इसी के साथ साथ हम जैसे सामाजिक रूप में भी लोकतंत्र को देखते हैं, तो सामाजिक अर्थ में यदि देखें हम लोकतंत्र, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर, क्षेत्र है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो। तो ये न्यूनतम यदि लोकतंत्र का अर्थ मैं कहूं तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों दृष्टियों से हम लोकतंत्र का अर्थ ले सकते हैं। मैडम, भारत का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, वो भी आप हमें बताएं। भारत का संविधान जैसे हमें पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम जब संविधान पढ़ते हैं या संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी एक प्रस्तावना है, उद्देशिका जिसको हम कहते हैं। प्रस्तावना में जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसे में उसके सारी विशेषताएं लगभग हमें उसमें दिखाई देती है। जैसे जहां से शुरुआत होती है, मैंने कहा ना लोकतंत्र, तो हम भारत के लोग, यहीं से प्रारंभ होता है प्रस्तावना का। तो वहां उसमें हो गया कि जनता है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें। और उस प्रस्तावना में अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, हमारे देश की एकता और अखंडता और प्रभुता की बात की गई है। तो बहुत कुछ लिए हुए है हमारे संविधान की प्रस्तावना। और हमारा संविधान यदि देखें तो विश्व में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश का नहीं है। और क्योंकि इसमें 395 जो है अनुच्छेद उसमें है। और इसकी विशेषताओं को हम देखें तो
बहुत सारी ऐसी अनूठी विशेषताएं भी हम कह सकते हैं। सामान्यतः यदि हम देखें तो जैसे 1935 के संविधान जो है अधिनियम है उस पर आधारित है, भारत का संविधान सर्वोच्च होगा। ये हम सबसे पहले इस बात को मैं रखना चाहूंगी, क्योंकि भारत के संविधान के खिलाफ कोई भी संस्था, या हम जिसे कहें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, कोई भी संस्था है वो संविधान के खिलाफ नहीं जा सकती, जो संविधान के उपबंध है। तो भारत का संविधान सर्वोच्च है, और सर्वोच्च होने के साथ साथ ये कठोर भी है और लचीला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विषय हैं राष्ट्रीय महत्व के जिनको हम कहेंगे, तो उन विषयों में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता, और बहुत सारे ऐसे सामान्य कानून हैं जिसमें आसानी से संशोधन हो सकता है। आसानी से नहीं हो सकता है इसका मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम संशोधन प्रक्रिया, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी जैसे 2/3 बहुमत हो संसद का, तो ऐसी कठिन प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाता है, जिसे इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं, जैसे संसदीय शासन व्यवस्था को हमने अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है? जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आपस में घनिष्ठ रूप से संबंध रखती है, वो संसदीय शासन व्यवस्था कहलाती है। ब्रिटेन ने बहुत हमारे ऊपर राज किया, तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को वहीं से ग्रहण किया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और एक तरह से हम कहें तो शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर मैं लोकतंत्र की बात करना चाहूंगी। संघात्मक शासन व्यवस्था है, ये भी एक है जहाँ शासन की शक्तियों का विभाजन किया जाता है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के मध्य। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूंगी कि जिसमें यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने ऐसा कोई कार्य किया है जो संविधान के उपबंधों के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। और इसके साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे होते हुए भी हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया हुआ है। जबकि हम देखें तो जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें इकहरी नागरिकता, हम केवल भारतीय हैं। हाँ, और इसके अलावा अगर मैं विशेषताएं बताने लगूं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य विशेषता ये सारी जो मैंने बताई, जैसे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भी हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज की अपनी चर्चा का मुख्य विषय है, अपनी चर्चा का मुख्य विषय है। और मौलिक अधिकार के बारे में भी मैं ये कहूंगी कि अपने संविधान में जितने विस्तृत व्याख्या मौलिक अधिकारों की गई है, कहीं भी किसी भी देश के संविधान में नहीं है ऐसी व्याख्या। और मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक रखा गया है और संविधान के द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है मौलिक अधिकार, वो भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकारों पे अपन आए उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं और जो मौलिक अधिकार है, उनमें क्या अंतर है, वो आप हमें बताएं ताकि मौलिक अधिकारों को हम आसानी से समझ सकें। पहले मैं प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करना चाहूंगी। और जब प्राकृतिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो पाश्चात्य विचारक है एक लोक, जॉन लोक, वो सबसे पहले उनका ध्यान आता है मुझे, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का बहुत बड़ा समर्थन किया था जॉन लोक ने। प्राकृतिक अधिकार किसे कहेंगे? जब राज्य नहीं था, राज्य से पूर्व और बिना संविधान के, बिना कानून के, व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते जो व्यक्तित्व का विकास होता है, तो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्रकृति से जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। और लोक ने स्वतंत्रता, समानता, जीवन, इनको प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दी थी। सामाजिक समझौता भी हम लोक का पढ़ते हैं, तो उसमें काफी विस्तार पूर्वक बताया था उन्होंने कि प्राकृतिक अधिकार हमें राज्य हो या ना हो हमें प्राप्त थे। और मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए वो अधिकार हैं जिनमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। और इसके साथ साथ ये अनुउल्लंघनीय होते हैं, यानी इनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे स्वयं राज्य ही क्यों न हो या अन्य कोई संस्था हो, कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति है, तो इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और यदि इनका उल्लंघन किया जाता है
तो संविधान के द्वारा व्यवस्था है, व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, उच्च न्यायालय में जा सकता है, तो संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और संविधान के द्वारा संरक्षित भी है और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए। संविधान के कौन से भाग में मूल जो अधिकार है उनका उल्लेख किया गया है, वो भी आप हमें बताएं। संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक और मौलिक अधिकारों के बारे में काफी विस्तार पूर्वक लिखा गया। और मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि भारत का संविधान ऐसा है जिसमें मूल अधिकार पे इतना विस्तृत लिखा गया है। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि हमें जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उनके साथ साथ प्रतिबंधों की व्याख्या भी की गई है। सीमाएं हैं, मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, लेकिन प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ में सीमाएं निश्चित की गई है। इसलिए बहुत विस्तार पूर्वक हमें इसमें भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। भारत के नागरिकों को कितने और कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं, आप हमें बताएं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है, ये हम जानते हैं प्रत्येक नागरिक को, ताकि क्योंकि भारत वैसे भी एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत सफल लोकतांत्रिक देश कहना चाहूंगी मैं इसे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद, वैसे कुल अधिकार मैं कहूँ तो 6 अधिकार हैं। एक 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, तो हम 6 अधिकार मानेंगे। इसमें जैसे समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, जिसमें 2 बातें मैं कहूंगी। एक तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि किसी को जरूरत है किसी व्यक्ति को तो कानून का समान संरक्षण भी उसे प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ अस्पृश्यता का अंत किया गया है जैसे, और इसी में हम देखते हैं उपाधियों का अंत भी किया गया है। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार है, दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक उसमें व्यवस्थाएं की गई है। इसमें जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, तो प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संघ बनाने की, समुदाय बनाने की, सम्मेलन करने की ये स्वतंत्रता उसे प्रदान की गई है। व्यक्ति भारत में कहीं भी किसी भी कोने में भ्रमण कर सकता है, वो निवास कर सकता है, उसमें ऐसी स्वतंत्रताएं हमें दी गई है। और इसी के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं और की गई है स्वतंत्रता को लेकर, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले वो अपराध उस पर साबित करना जरूरी होता है, उसे बताना पड़ता है। और इसके साथ ही जैसे किसी व्यक्ति को यदि किसी अपराध में बंदी बनाया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अपने नजदीकी जो न्यायालय है, यात्रा का जो समय है उसको निकाल के वहां पे उपस्थित करना जरूरी है, उसको कारण बताया जाता है। और एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। और मुझे जेएस मिल याद आ जाते हैं, क्योंकि उनकी एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में जेएस मिल ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर और अपने शरीर पर स्वतंत्र है, बशर्ते कि वो दूसरे की हानि नहीं करता हो। तो हमें भी यहाँ स्वतंत्रता प्रदान की गई है, महिलाओं को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और एक और इसमें 21A जोड़ा गया है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है जो शिक्षा का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये भी हमारे यहाँ 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और हालांकि 2002 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 2009 में अगस्त में इसको आगे जाकर फिर इसको स्वीकार किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। तो ये जैसे स्वतंत्रता की बात हो गई। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी हमारे यहाँ ये संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है कि बेगार है उसको निषिद्ध किया गया है। और
जैसे अपने यहाँ एक प्रथा थी पहले पुराने समय में, बेचा और खरीदा जाता था व्यक्ति को, क्रय विक्रय, तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। फिर इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि 14 साल की कम उम्र वाला जो बच्चा है उससे आप ऐसा कोई काम जैसे जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते आप। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। इसके बाद हम ले तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे मुख्य मैं बताना चाहूंगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का आचरण करे, वो स्वतंत्र है। वैसे भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसके साथ साथ क्या धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था का या हम यूं कहें कि कुछ धार्मिक कार्यक्रम वो करवाना चाहे तो उसका आय व्यय का अपने प्रबंध कर सकता है वो। हाँ, और स्वतंत्र है ही व्यक्ति अपने किसी भी अपने उसमें धर्म को अपनाने के लिए, तो वो प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को कि आपको किसी धर्म विशेष को अपनाना होगा। तो इसमें जैसे ये धार्मिक, सबसे बड़ा तो मैं इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता को मानती हूँ कि व्यक्ति स्वतंत्र है और उससे जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं हैं वो उसी से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया अपने। फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति है, लिपि है, भाषा है, उसको उसकी रक्षा कर सके और उसको संजो कर रख सके। शिक्षा का अधिकार है। इसमें ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने किसी भी अपने लेवल पर, निजी लेवल पर कोई संस्था खोल सकता है, कोई धार्मिक संस्था खोल सकता है। सरकारी जो संस्थाएं होंगी उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसमें हम इसे ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो मैं मानती हूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंबेडकर ने स्वयं ने कहा था कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आत्मा है, हृदय है इस अधिकारों, जितने भी मौलिक अधिकार है उसके हृदय और आत्मा कहा गया है इनको। क्यों? क्योंकि यदि हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार हटा लें तो सारे अधिकार मेरे ख्याल से इतने अपनी महत्ता खो देंगे। हाँ, संवैधानिक उपचार यानी संवैधानिक दृष्टि से जो उपचार करते हुए व्यक्ति के, नागरिकों के या व्यक्तियों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसके साथ साथ परमादेश है, उत्प्रेषण है और ये अपने अधिकार परीक्षा है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई है। तो मौलिक अधिकार ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है, बहुत विस्तार पूर्वक इस पे हम चर्चा फिर कभी करेंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी। क्या मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है? बिल्कुल, राज्य के विरुद्ध संरक्षण है मूल अधिकार। मैंने आपको पहले भी अभी अपन चर्चा कर रहे थे तो बताया था कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता, या मैं सीधे अपने शब्दों पे आऊं तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कोई भी ऐसा कानून ना तो बना सकती ना लागू कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता। तो किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी तरीके से तो वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। कोई कार्य ऐसा नहीं कर सकती, ना तो संसद कर सकती ना कार्यपालिका कर सकती जिससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार आहत होते हैं। ऐसा काम नहीं कर सकती। मैडम, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक बार कहा कि हम अधिकारों की चर्चा अधिक करते हैं, कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि जो हमारे मूल अधिकार हैं और जो मूल कर्तव्य, उनमें आपस में क्या संबंध है, वो आप हमें बताएं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू। मैं ये कहूंगी कि या हम इसको ले सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक है। पूरक इसलिए हैं कि कहीं भी, जैसे कर्तव्यों की बात, पहले भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब कर्तव्य उसमें नहीं थे। बाद में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य हमारे शामिल किए गए थे। फिर 86वें संशोधन के द्वारा 11वां उसमें शामिल कर लिया गया, जिसमें शिक्षा से संबंधित शामिल किया गया। ठीक है।
मेरा ये मानना है खुद का कि जहां कर्तव्य की बात नहीं हो वहां हमें अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो दूसरे के अधिकार का सम्मान करे, आदर करे। आदर करे। और यदि कोई भी व्यक्ति अपने इस कर्तव्य को भूलता है तो मेरा ये मानना है कि उसको खुद को भी, स्वयं को भी कभी अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति को तभी हो सकती है जब वो अपने दायित्व को ध्यान रखे, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखे। तो अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करेगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक अर्थों में जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं हमें मौलिक अधिकार, तो वो तभी सफल होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे। मैडम, आप जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा चलता है उसमें आप कितनी भूमिका मानती है मूल अधिकारों की? मूल अधिकारों की महिला सशक्तिकरण में बिल्कुल भूमिका है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो बहुत सारे मूल अधिकारों के बारे में मैंने चर्चा की है आपसे। चाहे आप स्वतंत्रता के अधिकार को मैं सबसे पहले इसलिए लेती हूँ बार बार, क्योंकि जब संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, प्रत्येक महिला हो या पुरुष उसको समानता का अधिकार देता है, तो एक स्त्री अंदर से अपने आप को वैसे ही मजबूत महसूस करने लगती है। और महिला सशक्तिकरण तो अपने आप ही इसके साथ आएगा, क्योंकि इतने सारे अधिकार दिए गए हैं उसको। महिला को पुरुष के बराबर भी समान वेतन भी दिया जाता है, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें जैसे समानता का व्यवहार। प्राचीन समय में भी हम देखते हैं, पहले भी कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, अपने घरों में भी, परिवारों में भी, खान पान में भी। इवन मैं सामान्य से बात करती हूँ कि परिवारों में खान पान में भी बच्चों में और बच्चियां जो होती थी उसमें अंतर किया जाता था, फर्क किया जाता था। अब धीरे धीरे इससे सब ऊपर उठ रहे हैं और महिलाएं खुद जागरूक हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा है ही एक माध्यम। शिक्षा के द्वारा महिलाओं को भी पता है कि हमें अधिकार दिए गए हैं, और वो उन अधिकारों के साथ और आगे बढ़ सकती है और अपने आप को और अधिक मजबूत कर सकती हैं और अधिक सशक्त बना सकती हैं। मैडम, आपने बिल्कुल सहज भाव से हमारे जो प्रश्न थे उनके आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए। अब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का विषय हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार मूल विषय रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी अवश्य रखें। और जागरूक, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों का उपभोग भी कर सके। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि वहां का नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग ज्यादा करता है भारतीय नागरिक की अपेक्षा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जागरूकता नहीं है। तो मेरा यही कहना है, यही निवेदन है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। और ये जो युक्ति संस्थान है, मैं इसका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये इतनी अच्छी श्रृंखला इन्होंने शुरू की है, जिसके माध्यम से बहुत सारी बातें सभी को सीखने को मिलेगी और कुछ नई बातें भी उनको सुनने को मिलेगी, और एक बहुत अच्छा प्रयास है इनका। धन्यवाद। मैडम, आपने संस्था को अपना अमूल्य समय दिया, संस्था आपका आभार व्यक्त करती है। आभार व्यक्त करता हूं मैं जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं हमारी सहयोगी युक्ति का भी। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।